आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अब तक बस तकरीबन आधे रास्ते का सफ़र तय कर चुकी थी। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ भी था। बस में मेरे और राहुल के अलावा ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर थे भी तो वो सभी नींद के आगोश में थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। तभी मैंने राहुल से कहा, ये कौन सी जगह है भाई? इस पर राहुल बोला, भाई तू मुझसे ये 3 बार सवाल पूछ चुका है, अब मुझे क्या पता? मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आ रहा हूँ। जरा शांत बैठ, कंडक्टर को एड्रेस बता दिया है ना, वो ठीक जगह पर उतार देगा। मुझे भी लगा राहुल ठीक ही बोल रहा है। जिसके बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और आंख बंद करके सीट पर पड़े पड़े ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बस रुकी और मेरे कंधे पर एक हाथ के साथ ही साथ एक आवाज़ आई, ओ भाई साहब, चलो आगे आशिमपुर, उतरना नहीं है क्या? आवाज़ सुनकर मैं फट से उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ ही साथ राहुल भी उठा और हम दोनों अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरने लगे। मैंने सोचा एक बार कंडक्टर से ही पूछ लेता हूँ कि पटोलिया का जंगल किधर है, जिस पर मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब आप बता सकते हैं ये पटोलिया का जंगल किधर पड़ेगा? इस पर कंडक्टर बोला, माफ़ करिएगा भाई साहब, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। कंडक्टर से ना में जवाब पाकर हम दोनों बस से नीचे उतर गए और हमारे उतरते ही बस भी वहाँ से निकल गई। उस काली अंधेरी रात में उस रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, हम पटोलिया का जंगल तक कैसे पहुँचेंगे? इस पर मैंने बोला, अब आगे चलकर देखते हैं, यहाँ खड़े खड़े तो कुछ होगा नहीं, चल। इतना बोलकर हम लोग उसी रोड को पकड़कर आगे बढ़ने लगे। मगर उस सीधे रास्ते पर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी सिर्फ खामोशी और अंधेरा ही नज़र आ रहा था। इतना खाली रास्ता हम दोनों, खासकर मैं, पहली बार देख रहा था, क्योंकि शहर में तो रात भर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नज़ारा कभी भी देखने को नहीं मिलता। बहुत देर चलने के बाद भी जब हमें कोई आदमी नहीं मिला तब हम लोग एक दिशा निर्देशक बोर्ड के उल्टी तरफ लदकर खड़े हो गए। हम बहुत थक चुके थे। एक तो हमारे हाथों में भारी भरकम बैग थे और दूसरा ये कि हम बहुत चल चुके थे। तभी राहुल थोड़ा खिसियाते हुए बोला, भाई छोड़, अब कहीं नहीं जाना, चल घर वापस लौट जाते हैं। इस पर मैंने कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? इतनी दूर जब आ ही गए तो उदय से मिलकर ही जाएंगे। पता नहीं इस उदय के बच्चे को क्या चुल मच गई जो उसने इस जंगल में घर ले लिया। इतना बोलकर मैं सीधा खड़ा हुआ और बोर्ड के जिस तरफ लिखा हुआ था उधर पलटा तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था पटोलिया का जंगल 2 किलोमीटर, और साथ ही साथ रास्ते के बगल में जंगल की तरफ इशारा करके एरो भी बना हुआ था। उस बोर्ड को देखकर मेरी सांसों में सांस आ गई और मैंने वो बोर्ड राहुल को दिखाया। उस बोर्ड को देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ और हम लोग रास्ते के किनारे उन जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हम सही रास्ते पर चल रहे थे। जंगल के अंदर रात कीड़ों की आवाज़ें हमारे कानों में लगातार आए जा रही थी। वो बहुत घना जंगल था। बड़े बड़े पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी ठीक तरह से उस जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। तभी राहुल बोला, भाई ये उदय ने इस घने जंगल में घर कैसे ले लिया? वो तो भूतों से बहुत डरता था, यहाँ कैसे रहता होगा?
बड़ा अजीब सा नहीं है यहाँ पर कुछ? जिस पर मैंने कहा, बात तो तेरी सही है, अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। अब हम दोनों को उस जंगल में चलते हुए काफ़ी वक्त हो चला था, मगर अभी तक ना तो हमें कोई घर दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था आखिर उदय का घर है तो है कहाँ। पटोलिया के उस घने जंगल में अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे अगल बगल में लगे पेड़ अपने आप ही हिल रहे हों। शायद ये बात अब तक राहुल भी नोटिस कर चुका था, तभी तो वो भी मेरी ही तरह उन पेड़ों को घूर घूर कर देख रहा था। इतने में ही राहुल बोला, भाई ये सारे पेड़ ऐसे हिल क्यों रहे? इस पर मैंने कहा, पता नहीं यार, अभी तो हवा भी नहीं चल रही, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। इतना बोलकर ही हम दोनों ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से उस जगह को पार करने लगे। मगर हम जितना आगे बढ़ रहे थे, जंगल में लगे सारे पेड़ मुझे हिलते हुए ही नजर आ रहे थे। हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये अंदाजा लगते ही हम दोनों ने चलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे मुंह के सामने एक सफ़ेद कपड़ा आ गया, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं किसी पत्थर से टकराकर ज़मीन पर जा गिरा। मगर जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर तभी राहुल ने मुझे सहारा देकर उठाया और हम लोग आगे की ओर चलने लगे। थोड़ा और आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा घर दिखने लगा। हम दोनों समझ गए कि यही उदय का घर होगा, और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब हम दोनों उस घर के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि उस घर के बाहर एक कुर्सी लगाकर उदय आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक हमारे जिस चेहरे पर परेशानी के काले बादल छाए हुए थे, वहीं अब उदय को देखकर हमने थोड़ी राहत की सांस ली। हम दोनों चलकर जैसे ही उदय के पास गए, तभी उसने कहा, अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था, आओ बैठो। जिस पर मैंने कहा, पर तुझे कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? इस पर उदय बोला, मुझे सब पता है, चल बैठ। उदय के सामने ही दो और कुर्सियां लगी हुई थी, लिहाजा हम दोनों वहीं पर बैठ गए। अभी मैं एक कुर्सी पकड़कर बैठा ही था कि तभी मेरे नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी, जैसे आसपास में कोई जानवर वगैरह मर गया हो। जिस पर मैंने उदय से बोला, भाई ये बदबू किस चीज़ की आ रही है? इस पर उदय बोला, बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तभी राहुल बोला, नहीं भाई, कोई बदबू तो आ रही है ज़रूर, मैं मुर्दाघर में काम करता हूँ और ये बदबू किसी लाश जैसी है। तभी उदय बोला, अरे वो सब छोड़, इतनी दूर से तुम लोग ये सब बात करने आए हो? इस पर मैंने कहा, अच्छा भाई उदय, तू यहाँ अकेले कैसे रह लेता है, डर नहीं लगता तुझे? इस पर उदय बोला, डर नहीं, डर नहीं लगता। इस पर राहुल उदय से बोला, वाह, तू तो बड़ा बदल गया यार, पहले तो तू बहुत डरता था। इस पर उदय बोला, मैं नहीं डरता, पर मेरे इस घर में रहकर तुम लोग डर जाओगे, क्योंकि मेरे घर के उस तरफ एक कब्रिस्तान है जो मेरे घर की खिड़की से नज़र आता है। तुम लोग उस खिड़की के पास 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। उदय की सारी बात सुनकर मैंने कहा, तू हमें डरा रहा है, ये काम तो हम दोनों अकेले जाकर भी कर सकते हैं। इतना बोलकर अभी मैं उदय के घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उदय ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक, ये टॉर्च ले जा, तेरे काम आएगी। उदय का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जो मैंने
अपने हाथ पर साफ महसूस किया, मगर किसी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। खैर, मैंने उदय से बैटरी टॉर्च लिया और उस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। बैटरी टॉर्च जलाकर मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि बस ऐसे ही बंद था। मैंने उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ तो वो सड़ी हुई सी बदबू और तेज हो गई, जैसे वो बदबू इसी घर में से आ रही हो। खैर, अपना नाक दाबकर अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी मेरे चेहरे से कोई चीज टकराई। मैंने जब टॉर्च की लाइट को सामने की तरफ किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अभी अभी जो मेरे चेहरे से टकराया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर का पैर था। वो शरीर फांसी से लटक रहा था। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट को उस लाश के ऊपर अच्छे से मारकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे दोस्त उदय की थी। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया। उस लाश को देखकर राहुल भी हक्का बक्का रह गया। उस लाश को देखकर अभी हम उस घर से निकलने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक ही हमारे सामने उदय आ खड़ा हुआ। उदय को अपने सामने पाकर हमारे डर की कोई सीमा ना रही। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी उदय बोला, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये जंगल ठीक नहीं है। इतना बोलकर उदय वहाँ से गायब हो गया और साथ ही उसकी लाश भी। फिर हम दोनों उस जंगल से बाहर निकल गए, मगर उदय की मौत कैसे हुई और उस रात वो सब क्या था, ये किसी को भी आज तक समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।